Hello everyone, welcome to Access Defense classes. Today we shall discuss our topic prism and dispersion of light. So friends, watch this video completely because most important questions are in the end. So let's start this topic. स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आज सेकंड क्वेश्चन है, बड़ विक्षेपण क्षमता का सूत्र है अथवा यदि किसी किरण कांच के अपवर्तनांक लाल, पीले तथा बैंगनी रंगों के लिए क्रमशः म्यू आर, म्यू जी तथा म्यू वी हों तो इस कांच की बड़ विक्षेपण क्षमता होगी। तो बड़ विक्षेपण क्षमता क्या होती है? ये जो श्वेत प्रकाश आता है वो आपतित होता है, जैसे सूर्य का श्वेत प्रकाश आपतित होता है, उसके अवयवी रंगों में अपने अवयवी रंगों में विक्षेपित करने की क्षमता को हम प्रकाश की ये बड़ विक्षेपण क्षमता कहते हैं। पदार्थ की बड़ विक्षेपण क्षमता कहते हैं। मीन्स किसी पदार्थ द्वारा आपतित श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विक्षेपित करने की क्षमता को ही हम पदार्थ की विक्षेपण क्षमता कहते हैं। और इसे भी डेफिनेशन हो सकती है इसकी, जो बड़ विक्षेपण क्षमता ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये क्या होती है? कोणीय बड़ विक्षेपण अपॉन माध्य विचलन, ये इसके रेशियो के बराबर होती है, कोणीय बड़ विक्षेपण और माध्य विचलन की। तो देखते हैं ये कोणीय बड़ विक्षेपण क्या होता है। ये होता है विचलन किसका? बैंगनी और आर का, ये आर के माइनस हो जाती है, और ये जो माध्य विचलन है ये येलो के लिए ले लिया जाता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, अब एक विचलन का फॉर्मूला होता है जो ये होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, विचलन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। इसी से पुट करते हैं इसकी वैल्यू, जैसे वायलेट के लिए तो यहाँ बी कर देंगे, रेड के लिए तो आर कर देंगे। अब फ्रेंड्स देखते हैं क्या था, बी का विचलन ये आर, ये कितना वाई का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, म्यू बी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू बी म्यू आर माइनस 1 ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। फ्रेंड्स ए से ये कॉमन लिव के कैंसिल हो जाएगा एंड ये बचेगा कितना, म्यू बी, वो 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो फ्रेंड्स ये कितना रिमेन पार्ट है, म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो फ्रेंड्स ये किस में मैच हो रहा है? बी ऑप्शन में। क्या है? म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। फ्रेंड्स अब आते हैं थर्ड, किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान उसके अपवर्तक कोण के इक्वल होगा यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा होगा ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस लैम्डा एम, ये क्या विचलन है, अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब इसमें क्या है, किसी पदार्थ की न्यूनतम विचलन। तो फ्रेंड्स न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है तो उसमें ये विचलन है जो डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाता है ए के, प्रिज्म कोण के इक्वल हो जाता है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर जब विचलन जो प्रिज्म कोण के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या 2a कर सकते हैं, ए प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2, म्यू इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए अपॉन साइन ए बाई 2। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, साइन ए को ये ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ए बाई 2 साइन ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये कितना बचेगा 2 कॉस ए बाई 2। तो फ्रेंड्स कितना आ गया था, म्यू इज इक्वल टू 2 कॉस ए बाई 2, इतना आ गया था। अब फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके अपवर्तक कोण इक्वल हो तो प्रिज्म के पदार्थ न्यूनतम विचलन कोण का मान उसके। तो फ्रेंड्स क्या होता है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो ए का मान है प्रिज्म कोण का मान वो 90 के बीच, जो प्रिज्म कोण का मान है वो 0 तथा 90 डिग्री के बीच में होता है। तो फ्रेंड्स अब इसी से वैल्यू पुट करते हैं, तो जब 0 लेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी और जो 90 लेंगे तो मिनिमम। तो इसमें किसके बीच में, जो किसके डिपेंड करेगा बीच में जो
आएगा तो वही वैल्यू पूछिए। तो म्यू इज इक्वल टू 2, यहाँ पर कॉस 0 या 0 पुट करते हैं, 2 कॉस, यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो 2 का डिवाइड होगा तो फिर भी 0 आएगा, तो म्यू इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब देखते हैं 90 रखकर, तो म्यू इज इक्वल टू 2 कॉस 90 रखेंगे तो ये 45 हो जाएगा। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा √2। तो ये किस किस के से बीच में लाई कर रहा, तो फ्रेंड्स ये है 2 एंड √2। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, 2 एंड √2 के मध्य। फ्रेंड्स अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित करते हैं तो वर्णक्रम प्राप्त होता है, निर्गत किरणों में सबसे कम विचलन होता है अथवा प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलन होगा, किसका सबसे कम विचलन होगा। तो फ्रेंड्स फार्मूला देखा था, जो विचलन होता है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये है अपवर्तनांक, तो विचलन ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा म्यू के। अब म्यू किसके लिए सबसे कम विचलन होगा, जिसके लिए सबसे कम अपवर्तनांक हो उसी के लिए तो सबसे कम विचलन होगा। तो किसके लिए अपवर्तनांक कम होता है, विबग्योर के, इसके हिसाब से विबग्योर वायलेट पहले आता है तो इसके लिए सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक, और रेड है उसके लिए सबसे कम होता है अपवर्तनांक, तो रेड के लिए सबसे कम होगा विचलन कोण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल कलर का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अब फिफ्थ पर आते हैं, सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम एक एग्जाम्पल है, बैंड उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, रैखिक अवशोषण स्पेक्ट्रम या सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो फ्रेंड्स ये हम ये रट लेंगे, ये क्या है, रैखिक अवशोषण स्पेक्ट्रम, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब फ्रेंड्स देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, प्रकीर्णित कणों के एक निकाय पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का रेशियो 1/2 है, तब किसी निश्चित दिशा में प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होगी। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं जो रेले के प्रकीर्णन के अनुसार जो तीव्रता होती है आई प्रोपोर्शनल, ये किसके होती है, 1/λ4 के। तो ये जो लैम्डा होता है वो आवृत्ति का रिवर्स होता है, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, तीव्रता जो प्रोपोर्शनल होगी आवृत्ति न्यू 4 के होगी। तो क्योंकि इसमें आवृत्ति का रेशियो दिया है तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ क्या कर सकते हैं, I1/I2 इज इक्वल टू ν1/ν2 का होल 4। तो क्या इसमें दिया है, आवृत्ति का रेशियो इतना दिया है, तो I1/I2 की वैल्यू पूछी है, I1/I2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4, ये हो जाएगा 1/16। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/16। तो किस में है 1/16, डी में है 1/16, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन, इसमें बोला है फ्रॉनहावर रेखाएं पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं फ्रेंड्स सौर स्पेक्ट्रम में, ये याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स देखते हैं एट्थ क्वेश्चन, सौर वर्णक्रम निम्न में किसका उदाहरण है। तो सौर वर्णक्रम होता है वो रैखिक अवशोषण वर्णक्रम का होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स देखते हैं 11, एक प्रिज्म का अपवर्तक एंगल ए तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक cot A/2 है, तब न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा। तो न्यूनतम विचलन का कोण का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें अपवर्तनांक का फॉर्मूला लिखना होगा, म्यू इज इक्वल टू साइन, ये क्या होता है, डेल्टा m प्लस A/2, जहाँ ये विचलन है y साइन A/2। अब यहाँ से म्यू की वैल्यू ये दी गई है cot A/2, तो cot A/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, cot A/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन A/2 अपॉन cos A/2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये क्या था, साइन विचलन है डेल्टा m प्लस A/2, जहाँ A प्रिज्म का कोण है, अपॉन साइन A/2। फ्रेंड्स साइन A/2 से साइन A/2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ cot A/2 होगा, तो यहाँ पर cos A/2 अपॉन साइन A/2 हो जाएगा, जो साइन A/2 कैंसिल हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स ये cos A/2 को हम क्या लिख सकते हैं,
इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a/2 लिख सकते हैं इसे इज इक्वल टू साइन ये डेल्टा m प्लस a/2। अब फ्रेंड्स ये साइन एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि साइन में है दोनों, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो 90, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर देखते हैं 90 माइनस a/2 इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस a/2। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से यहाँ मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 180 हो जाएगा माइनस a, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू क्या इसमें बचेगा डेल्टा m प्लस a, यही विचलन है। तो यहाँ पर a है, ये इधर लाएंगे तो 180 माइनस 2a हो जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा m। फ्रेंड्स ये आ गई विचलन की वैल्यू, कितना हो गया 180 माइनस 2a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 180 माइनस 2a। अब देखते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स 14 देखते हैं। कांच के किसी पतले प्रिज्म का एंगल 15 है और उसका अपवर्तनांक म्यू1 इज इक्वल टू 1.5 है। इसको म्यू बराबर 1.7 अपवर्तनांक के किसी अन्य प्रिज्म से संयुक्त किया गया है। इससे बने प्रिज्म के संयोजन से विचलन बिना प्रक्षेपण प्राप्त होता है, तो दूसरे प्रिज्म का एंगल होना चाहिए। तो इसे देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरे प्रिज्म का एंगल पूछा है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये फार्मूला जो विचलन होता है, विचलन इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू1 कर लेंगे क्योंकि ये वैल्यू अलग अलग, इसमें दूसरे प्रिज्म का एंगल पूछा है। तो म्यू1 माइनस 1 ये विचलन होता है इंटू ए। अब ये इज इक्वल टू कर लेंगे किसके, म्यू2 माइनस 1 a2, क्योंकि ये a2 की वैल्यू पूछी है। दूसरे प्रिज्म का एंगल a होता है, जहाँ प्रिज्म का एंगल ये 1 कर लेंगे और अपवर्तनांक तो इसमें दिए ही है। तो फ्रेंड्स इसमें सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे म्यू1 माइनस 1, तो यहाँ क्या बचेगा 0.5 इंटू ए की वैल्यू 15 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस 1, इसमें म्यू2 माइनस 1 करेंगे ये 0.75 इंटू a2। अब फ्रेंड्स इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 7.5 इज इक्वल टू 0.75 इंटू a2। तो ये कितने 10 बार ये आ जाएगा डिवाइड, तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 10 डिग्री। अब फ्रेंड्स चलते हैं 15 की ओर। बोला है एक समबाहु प्रिज्म में यदि आपतन कोण 45 हो तो न्यूनतम विचलन होगा। तो न्यूनतम विचलन क्या होता है, जब आपतन कोण दिया है, आपतन कोण क्या होता है समबाहु त्रिभुज में आई इज इक्वल टू ये है 45 इसमें दिया है। एंड प्रिज्म के लिए जो ए की वैल्यू होती है अपवर्तक कोण जो प्रिज्म का वो होता है ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए की वैल्यू हमेशा समबाहु प्रिज्म के लिए 60 डिग्री रखेंगे, ओनली प्रिज्म के लिए नहीं। समबाहु प्रिज्म इसमें दिया है तो 60 डिग्री रखेंगे। तो अब विचलन का फॉर्मूला लगाते हैं। विचलन इज इक्वल टू क्या होता है 2i माइनस ए होता है। जब विचलन होता है इसमें 2i माइनस ए भी होता है और n माइनस 1 इंटू ए भी होता है। तो क्या करेंगे, तो 2 इंटू आई की वैल्यू पुट करेंगे 45 माइनस 60। अब क्या हो जाएगा 90 माइनस 60 करेंगे तो ये विचलन कितना आ गया 30 डिग्री। न्यूनतम विचलन के लिए क्या होता है ये 2i हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि i1 इज इक्वल टू i2 हो जाता है और r1 इज इक्वल टू r2। ये इसके जो एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 30 डिग्री। चलिए अब देखते हैं 16 एक वर्णीय किरण पुंज के लिए एक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है तथा इसके अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। इस किरण पुंज में अल्पतम विचलन होने के लिए आपतन कोण होगा। तो आपतन कोण क्या होता है, जो आपतन कोण जब इसे निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपवर्तनांक होता है साइन आई अपॉन साइन आर होता है। यहाँ आर क्या हो जाएगा a/2 अपवर्तक कोण है, जहाँ ए अपवर्तक कोण है तो विचलन के लिए ये साइन a/2 करना पड़ेगा। अपवर्तक कोण की वैल्यू रखेंगे तो इसमें म्यू कितना है दिया है अपवर्तनांक 2√2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन a/2 मीन्स ये 30 हो जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। यहाँ पर 1/2 से मल्टीपल होगा तो कितना आ जाएगा 1/√2।
तो फ्रेंड्स कितना आ गया, साइन आई इज इक्वल टू 1/√2, साइन आई इज इक्वल टू साइन 45, तो आई इज इक्वल टू 45 आ गया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 45 डिग्री। तो देखते हैं फ्रेंड्स 21 प्रकाश की एक किरण आई कोण बनाते हुए म्यू अपवर्तनांक वाले आयताकार कांच पर आपतित होती है। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के बीच एंगल 90 डिग्री है, तब आई तथा म्यू के बीच क्या संबंध होगा। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं म्यू आई इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू इज इक्वल टू 10 आई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट की तरह रट लेंगे, ये म्यू इज इक्वल टू 10 आई होता है। देखते हैं 23, यदि क्राउन कांच के बने दो प्रिज्मों के अपवर्तक कोण 10 डिग्री तथा 20 डिग्री है तो इनकी विचलन क्षमताओं का रेशियो होगा। विचलन क्षमता क्या होती है, ये विचलन क्षमता का रेशियो वन करते हैं डेल्टा 1। ये किसकी विचलन क्षमता, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए इज इक्वल टू, इसमें पूछा है जबकि अपवर्तक कोण 10 डिग्री एंड 20 डिग्री दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है विचलन, n-1 मीन्स म्यू -1 इंटू ए। तो यहाँ पर अपवर्तनांक में कुछ रिलेशन नहीं दिया है, क्राउन कांच ही है, एक ही माध्यम है तो अपवर्तनांक सेम हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, जो विचलन है तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए के अपवर्तक कोण के। यहाँ डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 क्या कर सकते हैं, A1 अपॉन A2। तो यहाँ A1 A2 की वैल्यू दी है 10/20, तो किस क्या हो जाएगा 1/2। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा 1/2। फ्रेंड्स देखते हैं 28, क्राउन तथा फ्लेंट कांच की विक्षेपण क्षमताएं 0.02 व 0.04 हैं। लेंस के अवर्णक संयोजन में फ्लेंट कांच की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो कांच की फोकस दूरी होगी। तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, फोकस दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बड़े विक्षेपण क्षमता ω1 अपॉन F1 फोकस दूरी है, ये प्लस ये ऐड हो जाती है, सेकंड के लिए ω2 अपॉन F2 इज इक्वल टू 0 होता है। अब इससे करेंगे जो कुछ इसमें दिया है वो पुट करेंगे वैल्यू और निकालेंगे क्राउन कांच की फोकस दूरी। तो क्राउन कांच क्या है, क्राउन के लिए ये है जो विक्षेपण क्षमता ω1 दी है 0.02। तो फ्रेंड्स रखते हैं 0.02 अपॉन F1, इसमें पूछिए क्राउन कांच के लिए F1 प्लस 0.04 अपॉन F2 की वैल्यू कितनी दी है 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर देखते हैं 0.02 अपॉन F1 प्लस 0.04 अपॉन 40 इज इक्वल टू 0। तो जब इसे कैंसिल करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, ये 0.02 अपॉन F1 प्लस 0.01 अपॉन यहाँ कर सकते हैं 10। अब क्या करेंगे इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.01 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.02 अपॉन F1। यहाँ से F1 की वैल्यू निकालेंगे, F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.01। अब यहाँ 10 से मल्टीपल करेंगे, 100 से कर देते हैं, 100 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 अपॉन ये 1। तो फ्रेंड्स ये क्या आ गई F1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन प्लस 20 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ कहीं मिस्टेक हो गई है, इसका आंसर आ जाए आएगा सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, वो माइनस में चला जाएगा, उधर जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए होगा -20 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स देखते हैं 29, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, इसका रीज़न है। तो अवयवी रंगों में विभक्त होने का रीज़न एक ही हो सकता है, जो भिन्न भिन्न अपवर्तनांक हैं, म्यू हैं और जो तरंगदैर्घ्य होती है, इसी के कारण होता है। सब प्रकीर्णन होता रहता है, अवशोषित कर लेते हैं कणीय अपवर्तनांक के कारण जब। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाए, श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो ये किस में हो जाता है, विभिन्न तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए जो अपवर्तनांक म्यू होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
अब देखते हैं 31, प्रकाश का अवरक्त स्पेक्ट्रम देखने के लिए कौन सा प्रिज्म यूज में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है रॉक साल्ट, ये ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे रॉक साल्ट। 32 में क्या है, स्रोत की किस अवस्था में बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है अथवा बैंड वर्णक्रम किसका लक्षण है? तो ये होता है आणविक अवस्था का, ये भी याद रखेंगे, आणविक अवस्था। तो 33 में क्या है, सूर्य जल के नीले वर्ण का कारण है? तो फ्रेंड्स ये होता है जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। तो फ्रेंड्स जब माध्यम में ये जल में भी प्रकीर्णन हो जाता है जल के अणुओं द्वारा, जो सूर्य के जल के नीले होने का कारण, आकाश नीला होने का कारण ये भी है प्रकीर्णन, ये माध्यम का प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन कैसे होता है, जब माध्यम में ये माध्यम में बहुत सारे धूल के कण होते हैं, जो प्रकाश वहाँ से आता है, तो प्रकाश जो ऊपर से नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ आता है तो यहाँ तक अपवर्तनांक बढ़ता चला जाता है। तो जब यहाँ अपवर्तनांक ज़्यादा होगा और यहाँ माध्यम के जो कण होंगे, धूल के कण होते हैं, तो वो जो अब प्रकाश आता है वो अवशोषित होने कर लेता है, और इससे जो रेड कलर का होता है वो अपवर्तनांक उसका कम होता है, बैंगनी का ज़्यादा होता है। इसीलिए प्रकाश जो बैंगनी नीले रंग का ज़्यादा होता है तो नीला इसीलिए प्रतीत होता है, यही प्रकीर्णन होता है। इसी प्रकार से ये समुद्र में प्रक्रिया होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जल के अणुओं द्वारा सूर्य का प्रकीर्णन। फ्रेंड्स देखते हैं 34, किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री तथा प्रिज्म के कोण, ये प्रिज्म का कोण है 60 डिग्री, तो इस स्थिति में आपतन कोण होगा। तो आपतन कोण क्या होता है, इसे निकालने के लिए आपतन कोण, सबसे पहले आपतन कोण ये क्या होता है, आई इज इक्वल टू विचलन की स्थिति में डेल्टा एम अपॉन प्लस ए बाई 2, ये इतना होता है। अब क्या दिया है इसमें, प्रिज्म का कोण ए दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें। पूछा क्या है, आपतन कोण पूछा है, तो ये विचलन कोण दिया है 40 प्लस 60 अपॉन 2, ये कितना हो गया 50 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। 35 में क्या है, निम्न में सही कथन चुनिए, प्राथमिक इंद्रधनुष आभासी प्रतिबिंब है और द्वितीयक इंद्रधनुष वास्तविक प्रतिबिंब है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष है वो आभासी प्रतिबिंब होता है, और प्राथमिक इंद्रधनुष वास्तविक प्रतिबिंब है, और द्वितीयक इंद्रधनुष आभासी प्रतिबिंब है। बिल्कुल नहीं, ये दोनों इंद्रधनुष होते हैं वो आभासी प्रतिबिंब होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों प्राथमिक द्वितीयक इंद्रधनुष आभासी इमेज हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं 36, यदि प्रिज्म कोण 60 डिग्री हो एवं न्यूनतम विचलन कोण का मान 40 हो तो अपवर्तन कोण होगा। तो क्या इसे निकालने के लिए अपवर्तन कोण क्या होता है, ये होता है आर। तो इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, किसमें ए दिया है 60 डिग्री एंड डेल्टा एम, विचलन कोण क्या है 40 डिग्री। अब क्या आर, जब आर निकालेंगे तो क्या करेंगे, आर इस विचलन की स्थिति में आर होता है ए बाई 2, तो डेल्टा एम से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या आर इज इक्वल टू ए बाई 2 हो जाएगा अपवर्तन कोण निकालने के लिए। तो ए की वैल्यू कितना 60/2, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर हो गया ए ऑप्शन 30 डिग्री। 40 देखते हैं, सतत उत्सर्जन वर्णक्रम उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है विद्युत लैंप में, तो विद्युत लैंप होता है और हीटर भी होता है। तो फ्रेंड्स ये हमेशा के लिए याद रखेंगे, हीटर तथा विद्युत लैंप, ये सतत उत्सर्जन वर्णक्रम इसमें प्राप्त होता है। फ्रेंड्स देखते हैं 41, एक ऐसे प्रिज्म में जिसका कोण छोटा है और अपवर्तनांक 1.5 है, 5 डिग्री का विचलन देखा जाता है। मीन्स ये डेल्टा एम ये है अपवर्तनांक म्यू। अब क्या पूछा है, प्रिज्म कोण ए पूछा है, तो फॉर्मूला पुट करते हैं, विचलन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये कितनी इसकी वैल्यू है 5 अपॉन, ये कितनी हो जाएगी म्यू माइनस 1 मीन्स 0.5। इसे क्या लिख सकते हैं 1/2, तो क्या है 1 नीचे हो जाएगा ऊपर 2। अब ये कितना हो गया 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। इसका आंसर क्या आ गया 10, बी ऑप्शन 10 डिग्री। फ्रेंड्स देखते हैं 44, यदि एक प्रिज्म के लाल, पीले और बैंगनी रंगों के लिए अपवर्तनांक कितने हैं, तो बड़े विक्षेपण क्षमता ओमेगा कितनी होती है। ये कितना अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक के पदों में कितनी होती है, जो म्यू
सबसे पहले वायलेट के लिए होता है और रेड का इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाता है म्यू बाई येलो -1 हो जाता है। तो इसमें देखते हैं रेड के लिए कितना है 1.61, यहाँ कितना लिखते हैं 1.61, ये माइनस में। अब वायलेट बैंगनी के लिए कितना है, इसमें बैंगनी रंग लास्ट में तो 1.65 अपॉन बचा कितना 1.63 -1। तो ये किस ऑप्शन में मैच हो रहा, तो फ्रेंड्स ये हो रहा है सी ऑप्शन में 1.65 - 1.61 अपॉन 1.63 -1, ऑप्शन हो जाएगा सी। 48 देखते हैं म्यू अपर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा गया है। यदि न्यूनतम विचलन कोण ए हो तो ए का मान म्यू के पदों में है। तो ए की वैल्यू पूछिए म्यू के पदों में, तो क्या है न्यूनतम विचलन कोण ए हो। न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, इसमें क्या है न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये होता है जो विचलन होता है वो प्रिज्म कोण के इक्वल हो जाता है। तो अब क्या फार्मूला पुट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा लैम्डा एम, ये डेल्टा एम है, इससे ए लिख सकते हैं क्योंकि ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो साइन ए बाई 2 लिख सकते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा 2 cos ए बाई 2, देखते हैं म्यू इज इक्वल टू 2 cos ए बाई 2। अब यहाँ cos ए बाई 2 यहाँ ए के पदों में ज्ञात करनी है, तो देखते हैं ए कितना हो जाएगा ए बाई 2। सबसे पहले देखते हैं ये म्यू बाई 2 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा cos इनवर्स, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos इनवर्स म्यू बाई 2। तो इसका आंसर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या है 2 cos इनवर्स म्यू बाई 2। अब फ्रेंड्स देखते हैं 50 लाल तथा बैंगनी वर्ग के दो पुंज पृथक रूप से प्रिज्म से संचालित किए जाते हैं। जबकि प्रिज्म कोण 60 डिग्री है तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन कोण होगा। तो क्या है न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में क्या होता है, जो आर होता है अपवर्तक कोण पूछा है तो आर इज इक्वल टू होता है ए बाई 2। जहाँ प्रिज्म कोण ए दिया है ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 60/2, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30, और वो दोनों वर्णों के लिए होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये हो जाएगा दोनों वर्णों के लिए 30 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 51 में बोला है यदि दो प्रकाश तरंगों की प्रकीर्णन तीव्रताओं का अनुपात 1:4 हो तब इनकी तरंग दैर्घ्यों का रेशियो होगा। तो क्या होता है रेले के अनुसार जो आई प्रोपोर्शनल होती है 1/λ4 के, तो यहाँ हो जाएगा I1/I2 इज इक्वल टू λ2 4 या होल 4 हो जाएगा अपॉन λ1। तो क्या है तीव्रताओं का रेशियो दिया है तो 1/4, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 भी हो जाएगी, यहाँ जब आएगी ये तो 1/4 में हो जाएगी। ये λ2/λ1 की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, जब 1/4 है तो यहाँ लिख सकते हैं 1/√2, यहाँ कितनी आ जाएगी 1/√2, ये क्या आएगी λ2/λ1 की वैल्यू। अब λ1/λ2 की वैल्यू किसकी ये ज्ञात करेंगे कैसे, ये रिवर्स कर देंगे। तो क्या हो जाएगा λ1/λ2 इस इक्वल टू हो जाएगा √2/1। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन √2/1। अब आते हैं 52 पर। निम्न में से किस रंग के लिए प्रिज्म से अधिकतम विचलन होगा, पीला, नीला, हरा, नारंगी। तो क्या है अधिकतम विचलन किस में होगा, जब अधिकतम विचलन उसमें एक क्वेश्चन आया था उसमें न्यूनतम विचलन पूछा था। तो विचलन क्या होता है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए, जहाँ म्यू अपवर्तनांक है। तो जिसके लिए अपवर्तनांक अधिक होगा उसके लिए विचलन अधिक होगा। तो अपवर्तनांक किसके लिए होता है अधिक, क्या होता है सबसे पहले वायलेट विबग्योर के हिसाब से विबग्योर, यहाँ पर जी आएगा ग्योर, यहाँ क्या ये वायलेट बैंगनी इंडिगो नीला, ये ब्लू आसमानी नीला। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है नीला, तो नीले के लिए सबसे ज़्यादा होगा। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नीला। फ्रेंड्स अब देखते हैं 53
लाल, हरे तथा बैंगनी प्रकाश के रंगों का एक पुंज एक प्रिज्म के अपवर्तक सतह पर समान आपतन कोण से आपतित होते हैं। यदि इनके विचलन कोण क्रमशः θ1, θ2 तथा θ3 हों तब क्या होगा, इसमें रिलेशन पूछा है। तो विचलन कोण का ये सिंपल सी है, ये फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एम इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। अब यहाँ डेल्टा एम किसके प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ होगा ये n के, जो n म्यू कह सकते हैं अपवर्तनांक के। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका ही विचलन कोण अधिक होगा। तो इसमें अपवर्तनांक बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है, फिर लाल का, हरे का, फिर रेड का। तो क्या है, बैंगनी के लिए, वायलेट के लिए θ3 ज़्यादा होगा, तो इसे θ3 से डिनोट करेंगे। फिर ग्रीन के लिए θ2, इसे θ1। तो क्या रिलेशन आएगा, θ3 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। अब फ्रेंड्स देखते हैं 54, आसमान का रंग नीला होता है। तो फ्रेंड्स आसमान का रंग नीला किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। जो धूल के कण होते हैं वो अवशोषित होते हैं, सूर्य के प्रकाश द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये अपवर्तनांक में उतार चढ़ाव के कारण होता है। जब अपवर्तनांक ऊपर होता है वो कम होता है, जब नीचे आते हैं तो अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाता है। धूल के कणों के कारण ये अवशोषित हो जाते हैं। तो सबसे अधिक विकिरण होता है बैंगनी रंग का, और लाल रंग का कम होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है लाल रंग की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन। अब देखते हैं फ्रेंड्स 58, इंद्रधनुष के निर्माण में सूरज से प्रकाश किरण का पानी की बूंदों में होता है केवल विक्षेपण, सूर्य पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिंगल नहीं होगा, ये विक्षेपण भी होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा, विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फ्रेंड्स देखते हैं 59, सूर्योदय तथा सूर्य डूबने के दौरान सूर्य की आकृति इलिप्स रूप में क्यों होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है अपवर्तन के कारण, क्योंकि सूर्य डूबने तथा सूर्य डूबने के दौरान इनसे बात की गई है। तो फ्रेंड्स जो सुबह और शाम होता है, सुबह शाम ये के समय सूर्य क्षैतिज पर होता है, और इसमें जब ऊंचाई ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है, ऊंचाई के साथ पृथ्वी का वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। इसी कारण पृथ्वी तक जो आकाश पहुंच रहा है उस प्रकाश का आसमान में ही विचलन हो जाता है, और जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो विकृत हो जाता है। जब सूर्य का प्रतिबिंब विकृत हो जाएगा तो यह बड़ा एवं दीर्घवृत्ताकार दिखाई पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, अपवर्तन के कारण ये सब होता है। अब फ्रेंड्स ये 60 है, पूर्ण सूर्यग्रहण के समय सौर वर्णक्रम होगा। तो फ्रेंड्स ये होता है सतत, ये याद रखेंगे, पूर्ण सूर्यग्रहण के बाद समय सौर वर्णक्रम क्या होता है, सतत। 68 में बोला है, दृश्य क्षेत्र में क्राउन तथा फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए विक्षेपण क्षमता तथा कोणीय विचलन क्रमशः ओमेगा ओमेगा डैश व डी डी डैश से। तो दो प्रिज्मों के संयोजन से विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है। तो फ्रेंड्स ये होती है ओमेगा डी प्लस ओमेगा डैश डी डैश। इसके लिए ये याद रखेंगे, जब विचलन कोण और बड़े विक्षेपण क्षमताओं में कोणीय विचलन और विक्षेपण क्षमताओं में रिलेशन पूछेंगे तो ओमेगा डी प्लस ओमेगा डैश डी डैश इक्वल 0 होगा। अब देखते हैं 69, न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखे किसी प्रिज्म के लिए निम्न विकल्पों में कौन असत्य है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में फ्रेंड्स जो I1 होता है वो I2 के इक्वल होता है, जो एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल I2 और R1 इज इक्वल टू R2। अब इसमें क्या है, ये A B और C हैं, ये ट्रू होंगे। अब इसमें क्या, सॉरी C नहीं, तो इसमें क्या ट्रू होगा, A एंड B ट्रू होंगे। अब पूछा क्या है, असत्य। तो असत्य के लिए क्या है, जब A B ट्रू होंगे तो असत्य क्या होगा, C ऑप्शन, ना कि ये उपरोक्त सभी होंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा C ऑप्शन। अब फ्रेंड्स देखते हैं 70, तीन प्रिज्मों फर्स्ट सेकंड थर्ड के प्रिज्म कोण A इज इक्वल टू 60, परंतु उनके अपवर्तनांक 1.4, 1.5 तथा 1.6 है। तो ये यदि विचलन फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए उनके विचलन कोण इसमें पूछे हैं तो विचलन क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहाँ पर विचलन है किसके प्रोपोर्शनल होगा, म्यू के।
तो इससे कंपैरिजन करते हैं, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका विचलन ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा किसका दिया है अपवर्तनांक 1.6, ये थर्ड वाले का, तो सबसे ज़्यादा थर्ड का, फिर सेकंड का 1.5, तो विचलन ये थर्ड, सेकंड एंड लास्ट वाला फर्स्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, विचलन सबसे ज़्यादा थर्ड, फिर 2, फिर फर्स्ट का। अब फ्रेंड्स देखते हैं 71। जब 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले कांच के प्रिज्म को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है। कांच के द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये दिया है 60 डिग्री एंड विचलन कोण दिया है 30 डिग्री। तो म्यू है जो अपवर्तनांक पूछा है, तो फ्रेंड्स म्यू इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस विचलन कोण लैम्डा एम डेल्टा एम। तो ये कितना है 60 प्लस 30/2 अपॉन साइन 60/2 हो जाएगा, ये 30 कर लेंगे डायरेक्ट। अब ये कितना हो जाएगा साइन 45/sin 30। अब साइन 45 की 1/√2 इंटू साइन 30 की 1/2। अब ये कितनी हो जाएगी √2। अब √2 हो गई, तो अपवर्तनांक क्या होता है 1/sin c होता है। अब यहाँ से क्या पूछा है क्रांतिक कोण, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/μ। तो म्यू की वैल्यू कितनी है √2 अपवर्तनांक की, तो क्या है √2 1/√2 किसकी होती है साइन 45 की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन 45 डिग्री। अब देखते हैं 72। पूर्ण सूर्यग्रहण के समय सौर विकिरण का वर्णक्रम होगा। तो फ्रेंड्स ये होता है सभी फ्राउनहावर रेखाएं जो चमकदार रंगों पर परिवर्तित हो जाएंगी। इसमें क्या हो जाएगा, सभी फ्राउनहावर रेखाएं हैं वो चमकदार रंगों में परिवर्तित हो जाएंगी। पूर्ण सूर्यग्रहण के समय सौर विकिरण का वर्णक्रम ऐसा होगा जो कि सभी फ्राउनहावर रेखाएं हैं वो चमकदार रंगों में परिवर्तित हो जाएंगी। अब 73 देखते हैं। एक विद्युत बल्ब से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स ये विद्युत बल्ब से क्या प्राप्त होता है, ये सतत स्पेक्ट्रम होता है, सतत स्पेक्ट्रम विद्युत बल्ब और हीटर से। अब देखते हैं 76। किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.732 है यदि इसके लिए न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के इक्वल हो तो प्रिज्म कोण होगा। तो फ्रेंड्स इसमें म्यू की वैल्यू दी गई है 1.732 जो √3 के इक्वल होती है। अब प्रिज्म कोण पूछा है और न्यूनतम विचलन कोण जो डेल्टा एम है वो एक इक्वल है। अब फ्रेंड्स फार्मूला पुट करते हैं, म्यू की जगह कितना √3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन, या क्या ए हो जाएगा वो इक्वल है 2 से कैंसिल हो जाएगा अपॉन साइन a/2। अब ये टोटली कितना हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 2 cos a/2 हो जाएगा। जब ये फार्मूला खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं। तो √3/2 cos में कितनी वैल्यू होती है, तो ये होती है cos 30 इज इक्वल टू cos, ये कितना है cos 30 इज इक्वल टू cos a/2। तो प्रिज्म कोण पूछा है तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये 30 इज इक्वल टू a/2। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। इसका आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन। अब फ्रेंड्स देखते हैं 77। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य मध्याह्न की अपेक्षा अधिक लाल होता है क्योंकि, ये फ्रेंड्स होता है प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि जो रैले साहब ने दिया था प्रकीर्णन संबंधी रैले के नियम के अनुसार क्या था, ये जो आई तीव्रता होती है 1/λ4 के होती है। तो जो लाल रंग इसके लिए सबसे कम होगा प्रकीर्णन, सबसे अधिक किसका होता है, सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का, और सबसे कम किसका होता है लाल रंग का। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये मध्याह्न की अपेक्षा सबसे अधिक कैसा होता है लाल रंग, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम हो पाता है रैले के नियम के अनुसार। तो प्रकीर्णन क्या होता है जी कम अवशोषित होता है, इसीलिए ये रंग सबसे ज़्यादा चमकता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। तो इसका आंसर क्या बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
अब देखते हैं 70 दो लेंसों के लिए F1 F2 का रेशियो 2/3 है। इसके संयोग से विक्षेपण नहीं होता है तो उपरोक्त लेंसों की कांचों की विक्षेपण क्षमताओं का रेशियो होगा। तो विक्षेपण क्षमता क्या होती है, ω1/F1 प्लस ω2/F2 इज इक्वल टू होती है 0। अब यहाँ से ω1 ω2 यहाँ क्या हो जाएगा, ये उधर ले जाएंगे तो ω1/F1 इज इक्वल टू माइनस ω2/F2 हो जाएगी। अब यहाँ से ω1/ω2 की वैल्यू निकालते हैं, ये कितनी हो जाएगी F1/F2, वो भी माइनस की। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर F1/F2 कितनी, ω1 विक्षेपण क्षमताओं का रेशियो कितना हो जाएगा, ω1/ω2 इज इक्वल टू माइनस F1/F2। तो माइनस F1/F2 कितनी हो जाएगी 2/3। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए ही हो जाएगा। रेशियो पूछा है तो इसका आंसर 2/3 ही रहेगा। अब आते हैं 79 पर। बोला है एक प्रकाश किरण 60 डिग्री प्रिज्म वाले प्रिज्म की एक सतह पर 15 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो इसका विचलन 55 डिग्री है, तो निर्गत एंगल का मान होगा। तो विचलन क्या होता है फ्रेंड्स, ये विचलन होता है डेल्टा एम, ये भी होता है I1 प्लस I2 माइनस ए। जब ये अल्पतम विचलन की स्थिति ना बोले तो ये होता है। तो इसमें क्या दिया है, ये जो 55 डिग्री है ये इसका विचलन है 55 इज इक्वल टू I1 कितना है, प्रिज्म की एक सतह पर ये 15 प्लस I2 की वैल्यू पूछी है, निर्गत कोण का मान पूछा है, माइनस ए की वैल्यू प्रिज्म कोण कितना है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा, इधर लाते हैं तो ये कितना बचेगा 40, इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू I2 माइनस 60। तो फ्रेंड्स इसका I2 कितना निकल आएगा 100 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर फ्रेंड्स डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें 100 डिग्री दिया नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। अब देखते हैं फ्रेंड्स 81 सर सीवी रमन को विकिरण की किस घटना के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसे सभी को पता होगा, ये फ्रेंड्स हुआ था प्रकीर्णन के क्षेत्र में। अब फ्रेंड्स देखते हैं 82 लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखी समबाहु प्रिज्म पर पड़ता है। न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के इक्वल है तो प्रिज्म पदार्थ का ये लैम्डा तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक होगा। इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है अपवर्तनांक होगा, और ये लैम्डा एम, ये डेल्टा एम है न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के इक्वल है, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अब फ्रेंड्स फॉर्मूला लगाते हैं, जो अपवर्तनांक होता है म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस A/2 होता है, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाएगा ए। तो कितना हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए बाई साइन A/2। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 2 sin A/2 इंटू कॉस A/2, साइन A/2 से साइन A/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 cos A/2। अब म्यू इज इक्वल टू 2 cos ए की वैल्यू कितनी है प्रिज्म के लिए, समबाहु प्रिज्म के लिए 60 होती है, तो 2 cos 30, तो 2 cos 30 की वैल्यू √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू √3। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा √3। अब देखते हैं फ्रेंड्स 84 न्यून चिन्ह बल्ब नहीं देता है। तो फ्रेंड्स ये क्या नहीं देता है, अवशोषण वर्णक्रम, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं 85 आकाश का रंग नीले के स्थान पर लाल दिखाई देगा यदि क्या करें, यदि वायुमंडल के कण लाल की तुलना में नीले प्रकाश को अधिक प्रकीर्णित करें। बिल्कुल नहीं, वायुमंडल के कण सभी रंगों को समान रूप से प्रकीर्णित करें, नहीं। वायुमंडल के कण नीले की तुलना में लाल प्रकाश अधिक प्रकीर्णित करें, बिल्कुल ये राइट होगा सी ऑप्शन, क्योंकि यह नीले के स्थान पर लाल प्रकाश को अधिक प्रकीर्णित करें, तभी ये लाल रंग का प्रकीर्णन जब अधिक होगा तो आकाश लाल रंग का प्रतीत होगा। यहाँ पर नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है तो नीला दिखाई देता है, जब लाल का होगा अधिक तो इसका क्या होगा, लाल रंग का दिखाई देगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स 87 एक समबाहु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यदि √3 है तो इसका न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो न्यूनतम विचलन कोण ये क्या पूछा है, डेल्टा एम इज इक्वल टू पूछा है, और अपवर्तनांक √3 है, तो अपवर्तनांक क्या फॉर्मूला लगाते हैं, अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू
साइन ए की वैल्यू 60 होती है प्रिज्म के अपवर्तक कोण के लिए। प्रिज्म के लिए जो अपवर्तक कोण होता है 60 होता है, प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये कितनी 30 हो जाएगी। अब साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, √3/2, ये कैंसिल हो जाएगी। अब क्या, √3/2 ये साइन में कितनी होती है, साइन 60 की होती है, 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, यहाँ 120 हो जाएगा। तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 60 डिग्री। अब देखते हैं 88, सोडियम वाष्प लैंप से प्राप्त स्पेक्ट्रम निम्न में किसका एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स ये होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, बी ऑप्शन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।